Let's have a round of applause for ITV Network if we can. And now, as I said, अब हम आगे बढ़ते हैं ये स्पेशल इनॉग्रल सेशन की ओर. India Next, the post-unlocking era is the topic for this very important session. And joining us for this session, हमारे संग इस वक्त live हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, Union Jal Shakti Minister in the Government of India. May I invite you, Mr. Shekhawat, on stage. And this session will be moderated by Managing Editor of NewsX, Rishabh Gulati. So, can we please have a loud round of applause for the Union Minister? जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए. और अब इस सेशन को आगे इस सेशन का संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ऋषभ को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए. Uday, thanks a lot. धन्यवाद मंत्री जी. We had the occasion 1.5 साल हो गया बेंगलुरु में जब हम आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की कैंपेन लॉन्च कर रहे थे. पिछली बार मिले थे. अब 18 महीने बीत गए हैं और मौका मिला है कि हम फिजिकली मिल पा रहे हैं. इट्स एन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. जो हाल ही में वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू हुई है 16 तारीख को, उसमें अब ये चुनौती ख़त्म तो नहीं होगी बट एटलीस्ट ख़त्म की शुरुआत हुई है. इस 1 साल ने भारत ने पूरी दुनिया को क्या करके दिखाया है? धन्यवाद. और धन्यवाद ITV नेटवर्क का टू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी. देखिए, कोरोना की इस आपदा ने जो एक अदृश्य आपदा के रूप में पूरे विश्व भर के सामने आई थी, एकाएक सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था. दुनिया की ऐसी सारी आर्थिक महाशक्तियां अपने रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर पूरी दुनिया के सामने अभिमान करने वाले ऐसे सारे देश और उनकी सारी व्यवस्थाओं को धराशायी होते हुए पूरे विश्व भर ने देखा. भारत जैसा देश जिसकी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और हम एक विकासशील देश होने के नाते संसाधनों की सीमितता का दबाव भी हमारे पास में था. एक तरफ इतनी बड़ी जनसंख्या चुनौती थी और दूसरी तरफ संसाधनों की सीमितता. दोहरी संकट हम सबके सामने था, क्योंकि इस बीमारी को लेकर के यकाएक जो वायरस आया था, इसको लेकर के किसी भी तरह की तैयारी भी नहीं थी. विश्व के अन्य देशों में भी नहीं थी, लेकिन भारत में तो और भी संकट बड़ा था. केवल एक लेबॉर्ट्री, पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो लैब में 100 से भी कम टेस्ट हम एक दिन करने की क्षमता हमारी थी. न कोई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारे यहाँ बनता था, न N95 मास्क, छोटे मोटे एक हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की एक लेबॉर्ट्री को छोड़ करके. हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की कमी थी. ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित हो गई, पूरा देश एकदम स्तब्ध था. लेकिन नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप और टाइमली डिसीजन जिस तरह से सरकार ने लिए, उसके कारण से आज जब हम 1 साल बाद में जब हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में तुलना करें, तो जो चुनौती हमारे सामने थी विज़ जो हमने करके दिखाया है. आज दुनिया के 15 ऐसे देश जो सबसे ज़्यादा जहां नंबर ऑफ़ केसेस हुए हैं, उनमें से भारत को अलग कर दें, उन बाकी शेष बचे हुए 14 देशों की टोटल पॉपुलेशन के बराबर पॉपुलेशन हमारी अकेले देश की थी. और वो 14 देश कौन? अमेरिका, यूरोप के सारे विकसित देश से लेकर के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक. ऐसे 14 देश जिनके पास में अथाह धन संपदा भी और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी था. उन सबको मिलकर के जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी थी, उतनी अकेले भारत को लड़नी थी. लेकिन उन सब की तुलना में किसी भी पैरामीटर इंडिकेटर पर देख लीजिए आप, भारत ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से प्रबंधन किया, न केवल लोगों के जीवन बचाने के लिए, अपितु इसके साथ साथ में इसकी दवाओं को पूरी दुनिया में भेजना, अपनी कैपेसिटीज़ को बिल्ड करना, वेंटिलेटर्स देश में बनाना, जो है दवाओं की, ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करना, टेस्टिंग की कैपेसिटीज़ को बढ़ा करके कितना 100 से लेकर के कहाँ जो है लाखों की संख्या तक पहुँचाना, दुनिया भर के देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाइयाँ देना, और उसके बाद में वैक्सीन. दुनिया का ऐसे चौथा देश जिसने खुद की बनाई हुई वैक्सीन, सबसे कम लागत की वैक्सीन, सबसे कम कीमत की वैक्सीन,
उपलब्ध कराना और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनाइजेशन ड्राइव शुरू करना। मुझे लगता है पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के रूप में भारत इस मंत्री महोदय, यही मैं सवाल करना चाहता था कि इस पिछले वर्ष में क्या दृढ़ संकल्प, क्या सहानुभूति, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस भारत अब दिखा रहा है अपने लिए? निश्चित रूप से इस कोरोना की आपदा के सामने बाद में, और केवल स्वास्थ्य के पैरामीटर पर नहीं, पूरी दुनिया को देखिए। पूरी दुनिया में इकोनॉमीज को धराशायी होते हुए हमने देखा। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही है, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जहां कुछ देशों ने तात्कालिक सहायता देने के लिए, इमीडिएट रिलीफ देने के लिए काम किया, कुछ लोगों ने बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हो इस दृष्टिकोण से अपनी इकोनॉमी पे में जो है डिसीजंस लिए, लेकिन भारत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड मैनर में काम किया। हमने शॉर्ट टर्म रिलीफ, किसी का चूल्हा न बुझे, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री मील ड्राइव जो है वो भारत सरकार ने किया। 80 करोड़ लोगों को 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक उनको फ्री राशन उपलब्ध कराया। और दूसरी तरफ इकोनॉमी में काम करने वाले हर एक स्टेक होल्डर को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हैंड होल्डिंग करना, और उसके ऊपर आपदा को अवसर में बदलेंगे। 100 साल पहले जो पेंडेमिक आया था तब अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट की नीति उस समय जो ली थी, अब की बार भारत ने दुनिया में एकमात्र देश है जिसने इस कमिटमेंट के साथ में कि हम इस संकट को अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे और इस दृष्टिकोण से काम किया। आज इकोनॉमी के किसी भी पैरामीटर पर आप देख लीजिए, चाहे पीएमआई इंडेक्स की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे हाइड्रोकार्बन फ्यूल के कंजम्पशन की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे टॉल की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से देखिए, एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से देखिए, इकोनॉमी ने बहुत तेजी के साथ में रिवाइवल किया है, और दुनिया में सबसे तेजी के साथ में रिवाइवल करके वापस 19 के बेंचमार्क पर अगर कोई देश पहुंचा है तो वो भारत पहुंचा। Okay, so and of course you're confident के we hit better economic growth than even before the lockdown, which was struggling at that point of time. लेकिन मंत्री महोदय, कुछ महीने पहले लोग कह रहे थे कि भी जब धारावी में, दिल्ली में कि इतनी डेंसली पैक्ड लोकेलिटीज़ में आपका केस आ गए कि अब तो हालत ख़राब हो जाएगी। कुछ हफ्तों पहले लोग कह रहे थे कि जी आपकी वैक्सीन, इसको मैं ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब हाल ही में कल हमारे फिर पुणे में फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या ऐसा है कि कुछ ताकतें हैं जो हमें हमारी सफलता को मान नहीं पा रही हैं और उससे शायद डरती हैं? मुझे लगता है कि ऐसे सारे लोग या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास में कोई इशू बाकी नहीं रहे, वो सारे नॉन इश्यूज को इशू बना करके न केवल इस जगह पे, न केवल वैक्सीन के विषय में, या न केवल जिस तरह से हमने इस कोरोना की आपदा को, इस चुनौती के साथ में जिस तरह से संघर्ष किया उस समय में, अपितु सारे ऐसे अवसरों पर जहां देश गर्व की अनुभूति कर सकता है, देश का सिर पूरी दुनिया के सामने जो है वो गर्व से ऊंचा हो सकता है, उस समय में कहीं न कहीं अपने बयानों के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से देश को उस गरिमामयी क्षण को अनुभव करने से वंचित करने का प्रयास किया, और उसके माध्यम से अपनी राजनीतिक जो है ज़मीन को वापस हरा करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि अब 21वीं सदी के भारत के लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और समझते भी हैं। इसमें फिर वो तो कहते हैं कि जी हमारा काम ही है चुनौती देना सरकार को और सबक सिखाना। पिछले साल के सबक क्या हैं फिर? ये चुनौती देना और सबक सिखाना उनका राजनीतिक धर्म हो सकता है, लेकिन देश की गरिमा, देश के सम्मान के कीमत पर नहीं। पुलवामा के समय पर जिस तरह की आलोचनाएं की गई, सर्जिकल स्ट्राइक के समय में जिस तरह से सबूत मांगे गए, देश की शौर्यवान सेना के मनोबल को गिराने का कितना बड़ा कृत्य था। क्या उसके लिए माफ किया जा सकता है? क्या उसको स्वीकार किया जा सकता है कि केवल हमारे राजनीतिक धर्म के पालन के लिए हम देश की सेनाओं के मनोबल को गिरा दें, देश के कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को गिरा दें, देश में इस तरह के उहापोह की स्थिति पैदा करें, इस तरह का संभ्रम पैदा करें कि वैक्सीन को जो देश के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत के सामने साथ में पूरी दुनिया के में एक कीर्तिमान रचते हुए बनाया है, उसके बारे में देश में संभ्रम पैदा करें। मुझे नहीं लगता कि राजनीति हमको इस स्तर पर ले जाने के लिए
जो है वो प्रेरित करती है, और यदि ऐसा है तो दुर्भाग्य। मंत्री जी, आजकल आप और पार्टी और गवर्नमेंट चुनौती दे रहे हैं, राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं, ममता बनर्जी को चुनौती देते हैं। आप भी हाल ही में बंगाल का दौरा करके आए हैं। जो अभी दिल्ली में चल रहा है, 26 जनवरी आ रही है, कल ही फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो प्रपोजल था 18 महीने का, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आगे क्या बनती है? सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गया, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गवर्नमेंट क्या बनती है? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों का ये आंदोलन अब क्योंकि न्यायालय का विषय हो गया है, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बना करके वो सुने, इस बात को जो है आगे मार्ग प्रशस्त किया है। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, आगे भी बार खुले रहेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है, और सिर्फ मैं इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी, क्योंकि अब न्यायालय का विषय हो गया है इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन 3 रिफॉर्म्स को आइसोलेशन में देखने के बजाय इसको उस पूरी श्रृंखला के हिस्से के रूप में देखने की आवश्यकता है जो 2014 से प्रारंभ हुई। कृषि क्षेत्र निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और भारत जो एक समय में फूड डेफिसिट नेशन हुआ करता था, खाद्यान्न की कमी वाला देश था, दुनिया भर से मांग करके हम जो है अपने लोगों का पेट भरने के लिए मजबूर थे। हमारे एक प्रधानमंत्री को 60 के दशक में ये कहने को मजबूर होना पड़ा था कि देश के लोगों को एक समय उपवास करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भोजन मिल सके। वहाँ से लेकर के किसान की, अन्नदाता की मेहनत, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के परिश्रम, अनुसंधान, और जिस तरह से इरिगेशन कवरेज बढ़ा, फर्टिलाइजर्स की जिस तरह से उपलब्धता बढ़ी, उसके कारण से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टिंग नेशंस की कंट्री जो है वो श्रृंखला में आकर खड़े हो गए। आज हम दुनिया के सबसे बड़े फूड ग्रेन प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के सबसे बड़े पल्सेस के प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े कॉटन के प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े शुगर एंड शुगर केन के प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया के दूसरे बड़े पोल्ट्री, मीट, फिशरीज और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के प्रोड्यूसर हैं। हमारा पेट भरने के बाद में भी हमारे पास सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बाद में भी हमारे पास सरप्लस है। इस पैराडिम शिफ्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस, इसके बीच में जिस तरह से पॉलिसीज में चेंजेस करने चाहिए थे, दुर्भाग्य से क्योंकि उस समय की सरकारों का पॉलिसी पैरालिसिस ही उनका जो है यूएसपी हुआ करता था, उन्होंने निर्णय नहीं किए, उसके कारण से ये दुष्परिणाम हुए। अटल जी की सरकार के समय में स्वामीनाथन आयोग बना, स्वामीनाथन आयोग ने स्टेक होल्डर से चर्चा करके और जो अपनी रिकमेंडेशंस की, रिकमेंडेशंस क्या थी? केवल एक एमएसपी बढ़ाना, ये एमएसपी लाभकारी मूल्य हो, ये रिकमेंडेशन नहीं थी। हॉलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री, ये था। तो और उसके पिलर्स थे, लेट मी कंप्लीट, उसके पिलर्स क्या थे? लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन कवरेज बढ़ना, फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी को सस्टेन करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, एग्रीकल्चर में क्रेडिट को, इनफ्लो को बढ़ाना, जो है फार्मर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का रोबस्ट मैकेनिज्म खड़ा करना, मार्केट के रिफॉर्म्स करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाना, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट के साथ में काम करना ताकि फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी कम हो, और उस सब के साथ साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पर काम करना, और उसके बाद में एमएसपी को लागत का 1.5 गुना बनाना। 10 वर्टिकल थे। मंत्री जी, ये रिफॉर्म की ड्राइव इससे रुक जाएगी या आपकी कमिटमेंट निश्चित रूप से नहीं रुकी है? देखिए, देश के कृषि क्षेत्र, देश के अन्नदाता के कल्याण के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, और इस विश्वास के साथ में संकल्पबद्ध हैं कि किसान की आमदनी को 2 गुना आगामी वर्षों में हमें करना है, और ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक जमीन के लिए, जैसा मैंने कहा, नॉन इश्यूज को इशू बनाने के लिए इस तरह का जो है कृत्य किया है, पर समय आने पर मुझे लगता है कि शेखावत जी, आप राजनीति से जुड़े हैं, आप राजस्थान से, जोधपुर से कंटेस्ट करते हैं। अभी राजस्थान दिल्ली का बॉर्डर, हरियाणा का बॉर्डर अभी भी ठप पड़ा है। राजस्थान के जो किसान हैं उनको इशू हैं, आपके लोग क्या कह रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी में? उनको भी मुसीबतें हैं या आपके साथ हैं? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। पंचायत की राज के चुनाव में कौन मतदाता होता है?
ग्रामीण पृष्ठभूमि का लोग, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। राजस्थान में पिछले 30 वर्षों से परंपरागत 5 वर्ष बाद में सरकार बदलती है। आप पिछले 30 वर्ष का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी की प्रदेश में सरकार है वही पॉलिटिकल पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव में और पंचायती राज के चुनाव में प्रमुखता से जीतती है। पिछले 30 साल में जब कभी भी कांग्रेस का शासन हुआ है, हमेशा ही कांग्रेस ने लगभग जो है 2/3 से भी ज़्यादा, 3/4 से भी ज़्यादा सीटों पर, जगहों पर अपनी जिला पंचायतें बनाई है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है, लगभग 2/3 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायतें बनती हैं। लेकिन अब की बार डेस्पाइट ऑल ऑड्स सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। किसान आंदोलन को भड़काने का सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहा था। पॉलिटिकल पार्टी जो है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी देश भर में उसको भड़काने का कोशिश कर रही थी। उसके बाद में भी परिणाम उठा करके देखिए, 21 जगह चुनाव हुआ था, उसमें से 14 जगह स्पष्ट बहुमत, एक तरफा बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायतें बनी। क्या वह दर्शाता है? आपके हिसाब से ये दर्शाता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने, कृषि पर आधारित लोगों ने इस आंदोलन को सिरे से नकार करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व और उनकी रिफॉर्मेटिव गवर्नमेंट विद रिफॉर्म्स में आस्था व्यक्त की। तो राजस्थान सरकार आपके हिसाब से स्थिर है? 6 महीने हो गए हैं जब सचिन पायलट का एपिसोड हुआ था। हमें खबरें मिल रही हैं कि कुछ एमएलए ऐसे हो जो शायद इस्तीफा दे दें। आपके कोई संपर्क में? देखिए, मुझे लगता है न तो मुझे इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता और न मैं आधिकारिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार पहले दिन से आपसी विग्रह का शिकार है। जिस दिन चुनाव का परिणाम आया था तब से लेकर के आज तक, और इस बात को राजस्थान के लोग भी समझते हैं, देश के लोग भी समझते हैं, मीडिया के लोग भी इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से इस आपसी विग्रह के कारण से सरकार भी सफर कर रही है, राजस्थान की जनता भी उसके कारण से पीड़ित है। अब देखिए, भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, लेकिन जो भी होगा वो भविष्य जल्दी आप लोगों के सामने आ ओके, शेखावत जी, लॉकडाउन के तुरंत पहले दिल्ली में बहुत कठिन दौर गया था। हमने देखा था कि एक प्रोटेस्ट चल रहा था, लोगों ने आके हाईजैक कर लिया और कुछ ही लोगों ने उसको ऐसी स्थिति में ला दिया कि राइट्स हो गए। अब फिर से प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि भाई आप लोग हमें खालिस्तानी बोल रहे हो, आप हमें देशद्रोही बोल रहे हो, और इसका रिस्क भी है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं कि 26 जनवरी को कहीं कोई रैली निकले, कोई क्या ना कर दे। जो लोग चाहते हैं कि भाई चीज़ें उत्तेजित हो जाएं, इसकी मेजर कैसे करें, इसको हम कैसे रोकें, और जो लोग दिल से उनकी कोई मुसीबत है उनको हल करें, बट जो यहाँ पर बस तूफान देखना चाहते हैं उनको कैसे अलग करें? देखिए, मैंने अपनी बातचीत के प्रारंभ में एक विषय लिया था। मैंने कहा था कि जिन लोगों को राजनीतिक समर मीन्स चुनाव में देश की जनता ने नकार दिया है, या जिनके नीचे से राजनीतिक धरातल खिसक गया है या खिसक जाने की संभावना बनी हुई है, सामने दिखाई दे रही है, ऐसे सारे लोग नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस विषय की बात अपनी आपने संकेत में कही है, सीए जब लाया गया था, मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे 20 साल तक पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर काम करने का अवसर मिला है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय में, आज़ादी के समय में जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे या बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अफगान रह गए थे, वो लोग, ऐसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ऐसे लोग जिनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जाता था, और ऐसे उत्पीड़न करने वाले लोगों को जो है पॉलिटिकल शेल्टर उन देशों में मिलता था। मैं जानता हूं, मेरे क्षेत्र में हजारों लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए। जब OCI PIO बिल 2015 में माननीय मोदी जी की सरकार लेकर के आई थी, मैंने उस समय लोकसभा में यह बात कही थी कि भारतीय मूल के धर्म का कोई भी व्यक्ति यदि दुनिया में कहीं भी रहता है और उस पर धार्मिक आधार पर उसका उत्पीड़न किया जाए, उत्पीड़कों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाए, तो भारत की भूमि उनकी नैसर्गिक मातृभूमि है और हमें बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसे लोग, कल्पना कीजिए एक परिवार, मैं क्योंकि हजारों ऐसे लोगों के संपर्क में, कल्पना कीजिए एक ऐसे माँ बाप की
और उनके दर्द की। और मैं जो आपको कह रहा हूँ वो हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जिनके 3 बेटियां हों, सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र महज 16 साल हो, छोटी बेटियों की उम्र 12-14 साल के बीच में हो, उन 2 छोटी बेटियों और उन माँ बाप के सामने उस एक 16 साल की बच्ची के साथ में 4-5 दरिंदे दुराचार करें, बलात्कार करें और उसके बाद में उसकी शादी उससे 5 गुना उम्र के व्यक्ति के साथ में जबरदन कर दी जाए, धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी? कलेजे में से आंसू निकले होंगे। उन माँ बाप के दर्द को जो ऐसे संकट झेल करके भारत में आकर के शरण लेते हैं, नागरिकता के कानून की जटिलता के कारण से 15 साल उन्हें सड़क पर रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी तरह का उनके पास में आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, नागरिकता नहीं है, इसलिए वो न प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, न किराए ले सकते हैं, न नौकरी कर सकते हैं, न अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, न सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, और न एक बैंक का खाता खुला सकते हैं, न टेलीफोन ले सकते हैं। ऐसी जिंदगी जीने को 15 साल तक मजबूर रहते हैं। उनके दर्द को दूर करने के लिए एक बार की निर्णय कि ऐसे लोग जो 2015 के अप्रैल तक आ गए, उनको 5 साल जिनको पूरे हो गए, उनको सहूलियत देंगे। ऐसे लोगों के लिए कानून लाया गया, उसको लेकर के मंत्री जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, इतना महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे लोगों के दर्द को दूर करने के लिए जो कानून लाया गया, जिसमें सिर्फ नागरिकता देने का विषय था, उसको लेकर के समाज में किस तरह से समाज को मजहब में के आधार पर बांटने का षड्यंत्र किया गया, उन्हीं सारे लोगों के द्वारा जो आज इन किसान रिफॉर्म्स की बात के विरोध कर रहे हैं, वही सारे लोग थे। उन्हीं सब लोगों ने विरोध किया, उन्हीं सब लोगों ने शाहीन बाग बनाने का षड्यंत्र किया, देश भर में शाहीन बाग पैदा करने का षड्यंत्र किया, मजहब के आधार पर देश को बांटने का षड्यंत्र किया। किस लिए? सिर्फ अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की, राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। और क्या देश इन सब विषयों को देखता नहीं है? बट मंत्री जी, उनको, उन नौजवानों को और उनको क्या कहें जो दिल से उनका ओपिनियन है, उनका राइट टू प्रोटेस्ट है, वो कहते हैं भी हमारी भी आवाज़ है और हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई जारी नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं तो 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार के, जैसा मैंने कहा, दरवाजे खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। हमारा दिल के दरवाजे भी दिशान के अन्नदाता के लिए खुले हैं। ओके। जो इस देश के भविष्य के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति, संस्था, संस्थान, पार्टी, दल, हम सब की आवाज़ सुनने को तैयार हैं। लेकिन यदि आप केवल अपनी राजनीतिक क्षुधा को पूरी करने के लिए अगर देश को बांटने का षड्यंत्र करेंगे, तो मुझे लगता है कि देश भी उनकी आवाज़ सुनने को तैयार है। ओके, शेखावत जी, समय कम है हमारे पास, थोड़ी आपके मंत्रालय के काम की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। खुशखबरी है देश लोकवासियों को जो हमें देख रहे हैं, 2 अब ऐसे स्टेट हो गए हैं, गोवा, तेलंगाना, 100% पोर्टेबल वाटर टैप्स लग गए हैं। इसका अब मार्गदर्शक क्या है सर? क्या उम्मीद है 2021 के लिए? देखिए, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिटेशन की घोषणा की थी कि हर घर में शौचालय बनाएंगे, तो देश ने सहज रूप से विश्वास नहीं किया था। इस जहां जो लोग बैठे हैं, आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, शहरों में रहने वाले लोगों को तो सहज रूप से इस बात की जानकारी भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी कि देश के 68% घरों की माताओं बहनों को रोज नित्य प्रतिदिन अपने घर गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं है। लेकिन देश विश्वास नहीं करता था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी की ड्राइविंग फोर्स, सरकार का निवेश, पार्टनरशिप्स और पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यदि किसी विषय को जन सामान्य का विषय बना दिया जाए, वो जिम्मेदारी ले, तो विषय पूरा हो जाता है। हमने सफलता अर्जित की। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में घोषणा की कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, केवल 17% से भी कम घरों तक, 19 करोड़ घर में से केवल 3 करोड़ 23 घरों तक, 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा था। लेकिन जब घोषणा हुई, देश ने सहज रूप से विश्वास किया। मैं आपको यही परिप्रेक्ष्य बताना चाहता, सहज रूप से विश्वास किया कि मोदी है तो मुमकिन है, यदि मोदी जी ने कहा है तो निश्चित रूप से होगा। 15 अगस्त को घोषणा हुई जल जीवन मिशन की, राज्यों के, क्योंकि जल राज्य का विषय है, राज्यों के साथ बात की। देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं, उनके अनुरूप बातचीत करके गाइडलाइंस बनाई। 25 दिसंबर 2019 माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से गाइडलाइंस को लॉन्च किया था।
उस दिन से हमने काम प्रारंभ किया। 2 महीने बीते नहीं थे और कोरोना की आपदा आ गई, पूरा देश दुनिया सब ठहर गई थी। ऐसा लगता था कि शायद हम लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे, लेकिन राज्य सरकारों के सहकार से मैं आज गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमने काम किया और एक नया इतिहास बना करके दिखाया। 73 साल में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा था, ऐसे आंकड़े थे। आज मैं ये गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि जितना काम 73 साल में हुआ उतना काम हमने 1 साल में किया, डिस्पाइट कोरोना की आपदा के। आज 3 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा नए घरों को पीने का पानी पहुंचा है। और एक घर में पीने का पानी पहुंचता है, उसका अभिप्राय क्या होता है? एक माता को, एक बहन को अपने सर पर जो पानी रख करके लाना पड़ता है किलोमीटर से, कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, मेरे पश्चिमी राजस्थान में तो 5-5, 10-10 किलोमीटर से उस अभिशाप से मुक्ति मिलती है। मंत्री जी, समय कम है तो ये सवाल बिना पूछे छोड़ नहीं सकते। 1,50,000 घरों तक रोज नया कनेक्शन पहुंचा रहे हैं हम, 1,50,000। तो यही मेरा सवाल था, अब तुरंत अभी प्लान क्या है 2021 का? 51 जिले पूरे हो गए हैं। ऐसे जो आपने 2 प्रदेशों की बात की, 51 जिले ऐसे हो गए हैं। 70,000 से गांव ज़्यादा ऐसे गांव हो गए हैं जहां 100% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है। आगामी दिसंबर 2024 तक हम प्रधानमंत्री जी के इस सपने को, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इस संकल्प के साथ में हम काम कर रहे हैं। और आपको, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको 2021 की क्या शुभकामनाएं हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या संदेशा है? देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत बदल रहा है। पूरा विश्व इस बात पर विश्वास करता है कि भारत बदलने वाला है। 2021 का साल इसके लिए एक माइलस्टोन ईयर होगा और हम सबको संकल्पबद्ध होकर के इस इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी रचनात्मक भूमिका रहे, हम अपनी तरफ से इस बदलाव का हिस्सा बन सकें। इस लक्ष्य के साथ में काम करने की आवश्यकता है, इस संकल्प के साथ में काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले समय में हम और हमारी पीढ़ियां इस बात पर गौर कर सकें कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था वो हम लोगों के द्वारा रचित था, हम लोगों ने किया था। मेकिंग 2021 बिगर देन 1991, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे न्यूज़ एक्स संडे गार्डियन के मंच पे आए। इट इज सो गुड टू सी यू अगेन सर, and it is something enthusiastic, hopefully, that we are being able to meet and we can get on way. So many things are going to happen in 2021, but it hopefully will be an exciting year. So thank you very much for joining us on this platform. Thank you. धन्यवाद. Let's have a big round of applause, please. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.